हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं हम लोग। और फिजिक्स में जो आज हम लोग देखेंगे वह टॉपिक है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या देखेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह या ऐसा समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूटन्स का शीतलन नियम क्या है या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है कि किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है तो उसके ठंडे होने की दर उसकी बाहरी वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको हीट करके या कुछ उसमें उष्मा दे करके उसको कहीं रख देते हैं तो यह जो ठंडा होने की दर है यह इसके वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर वातावरण जिस प्रकार की होगी उस तरह से वह जो है ठंडा होता है या गर्म भी होता है। तो मूल रूप से क्या है, किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है वह उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, इसका मतलब क्या है? ठंडे होने की दर का मतलब क्या है? कोई वस्तु अगर गर्म है या उसमें हीट है, या मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें अगर उष्मा दी हुई है तो उसका जो ठंडा होने का दर है वह उसके बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है, उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए दूध को गर्म करते हैं पीने के लिए, दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो अब आप उसको पीने में एबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस दूध को कोई बाल्टी में पानी है उसमें डाल देते हैं या फिर एक गिलास से दूसरे गिलास में डालते हैं। इससे क्या होती है, बार बार इसमें देने पर क्या होती है, वह जो है ठंडा होता है, बाहरी वातावरण का असर उस पर ज़्यादा पड़ता है। अगर खाली गिलास में भी गर्म दूध रखें तो बाहरी वातावरण उसको ठंडा करेगी, लेकिन अगर उसको एक से दूसरे में डालें तो वह उसके बनस्पत, सिर्फ खाली रखने के बनस्पत जो है वह जल्दी ठंडा होगी, क्योंकि वह क्या होती है, वातावरण की जो टेम्परेचर है वह उस पर असर करती है। ठंडे के दिन में अगर आप थाली में चावल लें तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में जल्दी ठंडा नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि किसी भी वस्तु के ठंडा होने में उसके सराउंडिंग है उसका बहुत असर पड़ता है, अर्थात उसके बाहरी वातावरण का असर पड़ता है। और दूसरा बात न्यूटन साहब ने क्या कहा कि वस्तु की जो ठंडा होने की दर है वह धीरे धीरे वह दर जो है कमती जाती है। अब इस बात को भी समझेंगे, बहुत महीन बात है और इसको ही समझना, न्यूटन्स लॉ को समझना है। तो क्या हुआ कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए हम ये एक ग्लास है, यहाँ पर हमने एक ग्लास रखा है और हमने क्या कहा कि किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर होती है वह बाहरी वातावरण पर निर्भर करती है। तो अगर यदि हम, यह ग्लास है, इसमें ये मान लीजिए कि यह वाटर रखी हुई है, यह बहुत गर्म था, तो हमने क्या किया, इस पानी से भरे हुए इस ग्लास को, यह एक ग्लास है, इस ग्लास को उठा के हमने एक बाल्टी में डाल दिया जिसमें कि पानी था, यह वाटर है। जब पानी ठंडा है और उसमें हम लोग ग्लास में जो गर्म पानी था या गर्म दूध था उसको बाल्टी में डुबा देते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है ना। बनस्पत वातावरण में रखने के उसमें क्या है, बाल्टी में डुबा देने पर, पानी डुबाने पर वो क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है। और एक तरफ क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर रखा है हमने और यहाँ पर आइस रख दिया, अर्थात यहाँ पर जो है बर्फ, एक पात्र में हमने बर्फ कर दिया और ये जो ग्लास पला हुआ, यहाँ जो दूध था जिस गर्म ग्लास में, वही दूध का गर्म ग्लास हम आइस में डाल देते हैं। तो जहाँ पर वाटर वाला में डालने से बनस्पत जो आइस वाला में डालेंगे तो वह जल्दी ठंडा होगा, डालते ही कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत लो है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दूध का ग्लास वही है, दूध उतना ही है और दूध गर्म भी उतना ही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग बाहरी परिस्थितियों के कारण इसका ठंडा होने का दर अलग अलग है। पानी में थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन अगर बर्फ में डालेंगे तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसमें क्या है, तो यहाँ एक बात तो यहाँ हो गई, और दूसरी बात क्या होती है, ज्यों ज्यों वस्तु ठंडा होते जाती है उसका दर जो है ठंडा होने का वह कमती जाती है, यह भी हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए इसमें होना क्या है, अगर पानी है तो यह बर्फ से कम ठंडा है और जो बर्फ है वह ज़्यादा ठंडा है, तो वह चूंकि यहाँ पर ग्लास का सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है दूध या पानी जो भी है इस ग्लास में वह जल्दी ठंडा होगा। एक बात और देखिए, दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें कुछ पानी है जो हीट है और यह जो बाहरी वातावरण है वह 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसमें क्या होता है, यही जो यहाँ से डिक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री इसको कमा दिए, यहाँ हो गया 90, 100 से यह 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। मान लीजिए
तो इसका 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ चला गया, वह इस पात्र में आ गया। तो यह अगर 20 था तो यह कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दीजिए, यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का क्या है कि जो उष्मा इससे रिलीज होती है वह इसी पात्र में आ जाती है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था और यह धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू किया, इसका मतलब इससे जो हीट था वह हीट ट्रांसफर होकर के इसमें जो पदार्थ है इस पात्र में इसमें आना शुरू हो गया। अगर यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस घटा है तो इस पात्र में जो भी चीज़ रखा हुआ है वह 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, उसकी टेम्परेचर अर्थात बढ़ जाएगी। पहले से अगर इसमें किसी पदार्थ की टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस थी और यहाँ से 10 डिक्रीज हुआ तो ये अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, यह घटते जाता है। तो यहाँ तो हम लोगों ने समझा कि बाहरी वातावरण का प्रभाव किसी वस्तु को ठंडा करने में किस तरह पड़ता है। एक बात हमने और कही, वो मैंने कहा कि जैसे जैसे वस्तु ठंडा होती जाती है, वस्तु की जो है ठंडे होने की दर घटती जाती है। अब ठंडे होने की दर घटती जाती का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, कोई किसी वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का समय लगा। एक बात को मान लीजिए, यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस था और यह 90 डिग्री सेल्सियस हुआ तो कितना समय लगा, 10 मिनट का। अब मान लीजिए यह 90 डिग्री सेल्सियस से पुनः 80 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ पर समय लग गया 18 मिनट। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि डिक्रीज तो ये 10 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह 10 डिग्री सेल्सियस ही डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए यहाँ 100 से 90 हो गया तो 10 मिनट का टाइम ले रहा है, यहाँ 90 से 80 हो गया तो 18 मिनट का टाइम ले रहा है, यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस से ये टेम्परेचर डिक्रीज होकर 70 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 24 मिनट का समय ले रहा है, और यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यह 33 मिनट का समय ले रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सब में जब 10 डिग्री सेल्सियस ही डिक्रीज किया है तो इधर समय भी एक अनुपात में होना चाहिए। जैसे यहाँ 10, 10, 10, 10 तो यहाँ भी 10, 8, 18, 18, 8, 26, 26, 8, 34 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि वस्तु के ठंडा होने में उसके बाहरी वातावरण का प्रभाव होता है एक। दूसरा बात क्या कहता है कि ज्यों-ज्यों वस्तु ठंडी होती जाती है त्यों-त्यों उसके ठंडे होने की जो दर है वह घटती जाती है। मतलब ठंडे होने की दर घटती जाती का अर्थ क्या है, अगर यह 10 मिनट में ठंडा हो रहा था तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस कम होने में ज़्यादा समय लग जाएगा। अर्थात क्या, ठंडे होने की दर जो है वह घटती जाएगी। मतलब पहला दर घटने का मतलब क्या हो गया कि जो 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ, यह 10 मिनट में। तो अगला जो अब 90 से 80 होगा वह 10 मिनट में नहीं होगा, वह 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। अर्थात कितना लग गया, 18 मिनट। मतलब समझ रहे हैं कि वस्तु की जो भी वस्तु का टेम्परेचर है वह एक अनुपात में नहीं हो रहा है। मतलब आप ये ना समझ लें कि 100 से 90 होने में 10 मिनट लगा तो 90 से 80 होने में भी 10 मिनट लगेगा, ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट से ज़्यादा होने लगेगा। मतलब उसके ठंडे होने की दर जो है वह कमती है। मतलब यह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जैसे 100 से 90 तक ठंडा हुआ, जल्दी ठंडा हुआ, फिर 90 से 80 उससे धीरे धीरे ठंडा हुआ, और 80 से 70 उससे भी धीरे ठंडा हुआ, और 70 से जब 60 हुआ तो वह बहुत ही धीरे धीरे ठंडा हुआ, और वही 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में उसको 33 मिनट का टाइम लग गया, जो कि शुरू में 10 मिनट लगा था। मतलब यही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होने में कहीं 10 मिनट लग रहा है, कहीं 18 मिनट लग रहा है, कहीं 24 मिनट लग रहा है, और कहीं 33 मिनट लग रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इससे क्या सीख रहे हैं? इससे हम सिर्फ और सिर्फ ये सीख रहे हैं कि वस्तु के ठंडा होने की दर धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। मतलब पहले 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में उसको 10 मिनट लगा, फिर 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होने में उसको 18 मिनट समय लग गया, फिर अगला 10 डिग्री सेल्सियस डिग्री होने में उसको 24 मिनट का समय लग गया। मतलब समय और बढ़ रहा है, और अगला 70 से 60 होने में उसको 33 मिनट का समय लग गया। मतलब डिक्रीज तो सब जगह 10 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो है टाइमिंग उसकी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वस्तु के ठंडा होने की जो दर है वह धीरे धीरे घटती जा रही है। मतलब क्या कि यह 10 मिनट में ठंडा हो रहा था तो अब 10 डिग्री सेल्सियस ही 18 मिनट ठंडा हो रहा है, मतलब और ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर अगला 10 डिग्री सेल्सियस उस 18 से भी ज़्यादा 24 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो रहा है, और अगला 10 डिग्री सेल्सियस कम होने में उसको 33 मिनट का, मतलब
मतलब कम हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन टाइम डिफरेंट लग रहा है। यह क्या है? यह आपका न्यूटन्स आपका कहना है, और यह न्यूटन का शीतलन का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसमें दो बात को ध्यान रखना है। पहला बात तो यह है कि किसी भी ठंडे वस्तु पर बाहरी वातावरण का असर होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, एक। और दूसरा बात क्या था कि वस्तु ज्यों ज्यों ठंडी होती जाती है त्यों त्यों उसके ठंडे होने की दर घटती जाती है, मतलब और कम कम ठंडा होते जाता है। पहले बार बहुत ठंडा होगा, फिर और कम होगा, मतलब समय उसका बढ़ते जाएगा और ठंडा होने की जो दर है वह घटती जाएगी। जैसे पहले मान लीजिए कि कुछ देर में कुछ ठंडा हुआ, तो उसके बाद और लेट लगेगा, उतना ही ठंडा होने में और टाइम लगेगा। ये हो गया ठंडे होने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में किसी वस्तु को टी समय लगता है। कोई वस्तु है जो 60 डिग्री सेल्सियस है और यह डिक्रीज होकर के 50 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लगता है? टी समय लगता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसको कितना समय लगेगा? अब आप बताइए कि कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लग रहा है? टी समय लगता है। तो 50 से 40 होने में देखिए यहाँ तो 10 डिग्री सेल्सियस ही घट रहा है दोनों में ही, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अगला जैसे ही घटेगा तो वो क्या हो जाएगी? उसके ठंडे होने की दर घटेगी। अर्थात जिस दर से यहाँ ठंडा हुआ था उस दर से यहाँ ठंडा नहीं होगा, यहाँ ठंडा होने की दर क्या होगी? बहुत घटेगी। और ये क्या होगा? कुछ भी होगा तो टी से ज़्यादा होगा। तो अब ऑप्शन देखिए ए है, टी से कम समय लगेगा, टी के बराबर समय लगेगा, टी से अधिक समय लगेगा। अर्थात ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर क्या होगा? टी से अधिक समय लगेगा, मतलब जितना लगा था उससे ज़्यादा देर में ठंडा होगा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस टी समय में अगर हो गया तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस टी से कम में नहीं हो सकता है, टी में भी नहीं हो सकता है, हमेशा टी से ज़्यादा होगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कई बार एग्जाम में, कई बार ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाता है और लड़के फंस जाते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है और ये सब ऑब्जेक्टिव को एकदम सही मारना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए जो है आपको ये सवाल गलत नहीं होनी चाहिए। पहले अगर टी समय लगा तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस होने में क्या हो जाएगी? उसके ठंडे होने की दर और घट जाएगी, और दर अगर ठंडे होने की घटेगी तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यह जब 10 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ टी समय में ठंडा हो रहा था, अब 10 डिग्री सेल्सियस होने में क्या होगा? टी से अधिक समय लगेगा, है ना। तो चलिए यह भी हो गया। अब एक न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ है कि कोई वस्तु है जो मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पर है और कुछ देर बाद यह 50 डिग्री सेल्सियस पाता है और यह ठंडे होने में उसको 10 मिनट की समय लगती है। तो दूसरी वस्तु का निकालना है कि कोई वस्तु अगर 50 डिग्री सेल्सियस है और उसको 40 डिग्री सेल्सियस होना है तो टाइम क्या लगेगा, अर्थात टाइम निकालना है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 बटे टी बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस थीटा। ये थीटा जो है, थीटा रूम टेम्परेचर होता है। थीटा को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। 30 डिग्री दिया हुआ है कि रूम की जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या करना है? पहला Q1 Q2 इधर को लेंगे और दूसरा Q1 Q2 इधर को लेंगे। मतलब कि पहला Q1 Q2 में क्या कहा कि कोई वस्तु 60 डिग्री सेल्सियस है और वह 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होने में उसको 10 मिनट का टाइम लगता है। तो अगला जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु को ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, यह हमारा सवाल है। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? Q1 माइनस Q2 बटे टी बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस थीटा। थीटा क्या था? रूम टेम्परेचर दी गई थी 30 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यह कैसे बनेगा? सबसे पहले इसमें K का मान निकालना होगा। अगर आप K का मान निकाल लेते तो ये बनाना आसान होगा। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से क्या था? Q1 माइनस Q2। तो Q1 हमने क्या कहा? Q1 Q2 एक बार इससे लेना है, एक बार इससे लेना है। तो यहाँ इस वाले में अभी जो Q1 Q2 लेंगे वो इसको लेंगे, फिर जब हम K का मान निकालेंगे तब Q1 Q2 50 और 40 को लेंगे। अभी हम 60 और 50 को लेंगे Q1 Q2। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा? 60 माइनस Q2 का मान कितना हो जाएगा? 50 बटे टी की वैल्यू कितनी है? टी 10 मिनट समय दिया हुआ है, 10 मिनट रखेंगे बराबर यहाँ K इंटू फिर Q1 कितना होगा? Q1 हो गया 60 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? 50 बटे यहाँ पर 2 का वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे और माइनस थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में 50 माइनस होगा 10 बचेगा, 10/10 तो ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू K। यहाँ आप निकालेंगे तो ये क्या होगा? 60 और 50 मिलकर के 110, 110 बटे 2 माइनस 30 होगा। यहाँ आप निकालेंगे 1 बराबर K इंटू, अब ये 2 से भाग दीजिएगा, 55 दूना 110, 55 में 30 घटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 25।
ठीक है, ये सॉल्व करके 55 आएगा, 55 में 30 घटा देंगे 25 आएगा। यहाँ से अब आप के बराबर निकालेंगे 1/25। ये क्या निकल गया, के की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/25। अब जब के का वैल्यू मालूम हो गया आपको, तो अब इस के का वैल्यू एक बार यहाँ पर रख देना है। इस बार फिर क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा। हमने क्या कहा, एक बार Q1 Q2 इस तरफ वाले को लिए 60 और 50 को, अगली बार Q1 Q2 किसको लेंगे, 50 और 40 को। तो देखिए अब हमको यहाँ पर इस के की वैल्यू को रखनी है। क्या होगा, Q1 माइनस Q2, तो अगली बार Q1 कितना लेंगे, 50 को, Q1 माइनस Q2 कितना लेंगे, 40 को, बटे कितना हो जाएगा, T की वैल्यू कितनी है, 10 इक्वल टू, अब फिर यहाँ Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 का मान कितना हो गया 50 प्लस Q2 का मान 40 बटे 2 माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो यहाँ रख देंगे 30। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 50 में 40 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 में 10 से भाग देंगे कितना बचेगा 1, बराबर यहाँ 50 40 90, 90 में 2 से भाग दीजिएगा 45 माइनस 30, है ना, 45 माइनस 30, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर के एक चीज़ भूल गए हम, के का मान रखना भूल गए। के का मान कितना 1/25, तो यहाँ पर जो है हम के का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर के की वैल्यू छूट गई है, 1/25 होगा के का, मतलब के इंटू अब होगा Q1 प्लस Q2, तो अर्थात 50 प्लस 40 बटे 2 माइनस 30 डिग्री, यह निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तो 50 में 40 घट जाएगा 10, 10 में 10 से भाग देंगे 1 हो गया, बराबर 1/25। अब देखिए 50 40 90, 90 में 2 से भाग देंगे, मान लीजिए 90 बटे 2 कितना हो जाएगा 45, 45 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 बटे 2, यह हो जाएगा 15 बटे 2, मतलब कि 90 में 2 से 45, 45 में से 30 घट गया, तो यहाँ क्या बचा 15, ये हो गया 15। अब यहाँ पर अगर आप इसको निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, मतलब हमको क्या निकालना था टी, सॉरी टी तो निकालना है, तो टी तो यहाँ रह ही जाएगा। यहाँ से अब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 माइनस 40 10/t, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में 5 तिया 15, 5 5 25, ये क्या हो गया 10/t इक्वल टू 3/5। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 50, यहाँ से होगा t बराबर 50/3 बराबर 16.6 मिनट। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कितना 16.6 मिनट। अर्थात अगर यदि 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का समय लगता है, और कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगला 50 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, तो 16.6, है ना, 16.6 मिनट लगेगा। 16.6 मिनट में अब देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, यही 10 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन यह 10 डिग्री सेल्सियस कम होने में 10 मिनट का टाइम लग रहा था, और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में 16.6 मिनट का समय लग रहा है। तो यह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप एग्जाम में इस तरह इतने रूल से बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, शिक्षक बताते हैं इसको करने के लिए कि जो ऑप्शन देगा ना, उस ऑप्शन को 1.5 गुनी, अर्थात जितना, जैसे यहाँ 10 मिनट टाइम है ना, ये 10 मिनट जो दिया गया है इसका 1.5 गुना कर दीजिए, तो 15-16 लगभग आता है। और इस तरह ही लड़के मार देते हैं, बिना इसको बनाए हुए ही आप मार सकते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, जैसा 10 है तो एक तो 10 से कम रहेगा, वो तो होगा नहीं, 10 रहेगा, ये भी होगा नहीं, तो तीसरा ऑप्शन में या तो ज़्यादा होगा या तो उसके इक्वल होगा, मतलब 1.5 गुना होगा। तो आपको 1.5 गुना ऑप्शन को टिक करना है। वो क्या होगा, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से आपका आंसर सही होगा। मतलब कि जो आप पहले आपको जो दिया गया है जितना समय, उस समय को 1.5 गुना कर दीजिएगा तो वो चीज़ निकल जाएगी। तो आज हम लोगों ने देखा यह फार्मूला जो Q1 माइनस Q2 बटे टी बराबर के इंटू Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस थीटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोगों ने न्यूटन का शीतलन नियम को समझा, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।